साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं लोकेश डागोर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा रीट पात्रता परीक्षा 2025 के मास्टर पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने कल ही आपको बता भी दिया था। दोस्तों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रीट 2025 से जुड़ा प्रत्येक अपडेट आपको जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो आए मिल जाए। और एक और बात कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है कि हम क्लास में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कम से कम समय में आपको जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं लेवल 1 के एक एक शिफ्ट के एक एक पेपर की हम बात करेंगे। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 27 फरवरी को L1 का जो पेपर हुआ था उसकी। देखें पहला प्रश्न आप देखेंगे, हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। देखो, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, मेरा उद्देश्य आपको कम से कम समय में सिर्फ आंसर की से अवगत कराना कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। हालांकि बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करेगा। हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर बी SHR, ऑप्शन नंबर बी D, ऑप्शन नंबर सी V एंड ऑप्शन नंबर डी IR। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी IR। अगला प्रश्न नंबर 2 देखें आप, गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर होते हैं, आप स्वयं भी उनको पढ़ के, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हैं ना तो सिर्फ प्रश्न को देख के आप आंसर को सही करने की कंडीशन में रहते हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ऑप्शन नंबर सी आप देखें, बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए IQ परीक्षण को मानकीकृत करके। और ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित करके। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में केवल देखो एक पक्षीय की बात करता है, ऑप्शन नंबर सी भी केवल बुद्धिमत्ता की बात करता है और ऑप्शन नंबर डी भी केवल पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण को सीमित करता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके, विविध तरीके जहां पर आ गए और गार्डनर का कहता है विविध, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदात्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी पहचान, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण है, ऑप्शन नंबर डी क्षतिपूर्ति। अन्य के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाना मतलब कोई व्यक्ति दूसरा कैसा कार्य कर रहा है उसके जो लक्षण है, उसका व्यवहार है, उसको स्वयं जब अपनाते हैं तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहचान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, यह समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचता है। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर करता है। आप बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, यह एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, सैद्धांतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। पढ़े गए पाठ को, ऑप्शन नंबर ए पुस्तक का शीर्षक भूल जाना, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता, उच्च प्रभाव के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, या अत्यधिक नोट्स बनाना। एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो पढ़े गए पाठ को समझने में यदि उसको कठिनाई हो रही है तो उसको क्या वो शीर्षक भूल जाता है तब आप कहोगे, या पढ़े गए पाठ को देखो मूल तथ्यों को याद करने में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनएबिलिटी टू रिकॉल बेसिक फैक्ट फ्रॉम रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। आप जब गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी सिद्धांत पढ़ोगे, इसमें इसका मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विशेष घटक, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद, या ऑप्शन नंबर डी संचालन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशेष घटक। कभी भी गिलफोर्ड का जो मानव बुद्धि की संरचना का बुनियादी जो मॉडल है उसने 3 बुनियादी मापदंड दिए हैं, जिसमें विषय वस्तु है, उत्पाद है, संचालन है। ऑप्शन नंबर बी सी डी तो है। ऑप्शन नंबर ए विशेष घटक गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना में नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है।
अब ये भी ऐसा है, आपका बेसिक जो नॉलेज है उस पर है, केवल शैक्षणिक विषय, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हैं, केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान, या मूल्यांकन को कक्षा की गतिविधियों तक सीमित करना। अब देखो, जब वर्ड व्यापक आ गया है तो व्यापक शब्द का मतलब ही हो जाता है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, मतलब सारे के सारे जो पहलू है ना, संज्ञानात्मक, शारीरिक, उसका जो समग्र विकास है वो होना चाहिए बालक का। ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू शामिल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखें, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? बाहरी स्रोतों पर थोपता है, बहिर्दंडात्मक, अंतःदंडात्मक, प्रतिपूरक या उदात्तीकरण। प्रश्न को देखते ही आंसर टिक करने की कंडीशन में आप होंगे, क्योंकि देखो जब भी बाहरी स्रोतों की बात होगी ना तो वो क्या होगा, बही का मतलब ही बाहर होता है। तो समायोजन तंत्र बहिर्दंडात्मक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखें, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? सुरक्षा आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, आत्म साक्षात्कार या आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? देखो, अगर सबसे हम पहले बात करें तो शारीरिक आवश्यकताएं तो सबसे निम्न स्तर पर होती हैं। इसमें पदानुक्रम के सबसे शीर्ष पर जो होता है आत्म साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? कौन सी विशेषता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि, समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न, या ऑप्शन नंबर डी, भाषा कौशल की निपुणता। दोस्तों, आपको क्या पूछ रहा है, एक पिछड़े बालक, और पिछड़े बालक में बताओ। ऑप्शन नंबर ए, औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि होगी, ये गलत है। समवयस्क वर्ग से, जो समवयस्क हैं उससे उच्च बौद्धिक क्षमताएं, ये भी गलत है। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न होगा, जो पिछड़ा बालक होगा वो निम्न होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए, विषय पर पूर्ण अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, तत्परता, इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, और लास्ट है शिक्षक के साथ समायोजन। अधिगमकर्ता की जो भी है, जो लर्नर है, उसका जो बेसिक पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी, मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? अर्थात 3 नहीं है, 1 है। आप देखेंगे शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, ये नहीं है। बाकी विषय पर पूर्ण अधिकार होगा, तत्परता, इच्छा शक्ति होगी, और शिक्षक के साथ समायोजन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल इसमें शामिल होगा। 3 नहीं है, विषय पर पूर्ण अधिकार, तत्परता, इच्छा शक्ति और शिक्षक के साथ समायोजन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अभिप्रेरणा की व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? प्रवृत्तियां है, सामाजिक अंतःक्रिया है, या पुनर्वलन है, या संज्ञानात्मक कौशल है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, प्रवृत्तियां, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञानात्मक कौशल, पुनर्वलन। बात किसकी कर रही है, की गई है भाई? मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। और अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जब आपने पढ़े होंगे तो उसमें व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक जो होता है पुनर्वलन। मोटिवेशन किसी भी लर्नर होता है, जो प्राइमरी फैक्टर होता है उसका, तो वो काम करता है किसका? वो करता है इन्फॉर्मेंसमेंट। पुनर्वलन है जो एक बालक को, एक लर्नर को क्या देता है भाई? सबसे मुख्य जो कारक होता है वो होता है व्यवहार को आकार देने वाला पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार अच्छे से पढ़ें। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अर्थात 3 शामिल हैं, एक ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। व्यक्तित्व की संकल्पना में मनोशारीरिक तंत्र नहीं है, गत्यात्मक संगठन नहीं है, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, या ऑप्शन नंबर डी, स्थिर संगठन। दोस्तों ये प्रश्न है ना, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने और भी कुछ वीडियो देखे हैं, कुछ यूट्यूब देखा है, मैं तो खुद मेरा बता रहा हूँ। देखो और भी मैंने
कुछ जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके भी मैंने विचार देखे हैं इस प्रश्न को लेकर, और खुद एनालिसिस भी किया है बुक्स को। तो व्यक्तित्व की संकल्पना की अगर हम बात करें तो जो वो एनसीईआरटी आप देखोगे ना, इसमें शामिल नहीं है स्थिर संगठन। इस प्रश्न का राइट तो आंसर होगा ये, लेकिन उसके बाद भी ये देखो विवादित प्रश्न मान सकता हूँ। बोर्ड इसका एग्जैक्ट आंसर क्या मानता है, मनुशारीरिक मानता है, गत्यात्मक मानता है, या वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, या ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13, आप इसको विवादित मान सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर अभी बोर्ड जो मानेगा वो है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर स्थिर संगठन है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, ऑप्शन नंबर बी अति आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक सक्रियता, या ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शिता। देखो बात किसकी कही है? अलाभान्वित बच्चों की। अलाभान्वित बच्चों की बात की गई है, इसका मतलब अब आप बताओ नकारात्मकता होगी या अत्यधिक आत्मविश्वास होता है क्या, या अत्यधिक सक्रिय रहते हैं क्या वो, या दूरदर्शिता होती है अलाभान्वित बच्चों में? ऑप्शन नंबर ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, वो हमेशा दूसरों से स्वयं को हीन मानते हैं, उनमें हीनता पाई जाती है। ये अलाभान्वित बच्चों की मुख्य जो चुनौती है वो यही है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें, आपको बताना है वर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र क्या है? जी, एजुकेशनल क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए CA डिवाइड बाई EA मल्टीप्लाई विद 100, ऑप्शन नंबर बी EA डिवाइड बाई CA मल्टीप्लाई विद 100, या ऑप्शन नंबर सी CA डिवाइड बाई EA, एंड ऑप्शन नंबर डी EA डिवाइड बाई CA। देखो वर्ट जो बात करता है ना, वर्ट बात करता है शैक्षिक उपलब्धि की, और शैक्षिक उपलब्धि का वर्ट ने सूत्र दिया है, वो दिया है EA शैक्षिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नंबर 16 आपके सामने है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन नंबर ए तार्किक तर्क, ऑप्शन नंबर बी प्रतीकात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सी मूर्त चिंतन, या ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक सोच। देखो बात की गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तार्किक तर्क की अगर हम बात करें 7 से 12 की एज में, मूर्त चिंतन की बात करें ये 7 से 12 की एज में, और काल्पनिक सोच जो पाई जाती है वो पाई जाती है 12 से 15 की एज में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो बात की गई है, कौन सी क्षमता विकसित होगी? प्रतीकात्मक सोच, सिंबलिक थिंकिंग, प्रतीकात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ें, देखिए RT एक्ट से पूछा गया प्रश्न है। RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकनों के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? आप विकल्प पढ़ें और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना पाठ्यक्रम पूरा कराने पर ध्यान केंद्रित करें, या केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करें, या छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखें। देखो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, सीमित वाली बात तो होती नहीं है। शैक्षिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन, सी भी गलत होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा करना थोड़ी वो होता है, लक्ष्य थोड़ी होता है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? व्यक्तित्व मापन की क्वेश्चन नंबर 18, शब्द साचार्य परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी रेटिंग मापनी, या ऑप्शन नंबर डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखो अगर हम बात करें कौन सी नहीं है, इसका मतलब 3 है, 1 नहीं है। देखो रेटिंग मापनी की अगर हम बात करें तो ये वस्तुनिष्ठ विधि में आती है। क्लियर है? ये प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, ये किसकी है? वस्तुनिष्ठ विधि है, और ये फ्रांसिस गॉल्टिन ने दी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रक्षेपण परीक्षण की विधि में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रेटिंग मापनी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है? मस्तक अधोमुखी, और खूब आपको पढ़ा है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि मस्तको अधोमुखी में क्या होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है। जो विकास है वो सिर से शुरू होगा और पैरों की ओर बढ़ता है ना। तो सिर से पहले सिर का विकास होता है, और उसके बाद बच्चा पैरों पर खड़ा होना सीखता है। सबसे पहले वो सिर को हिलाना डुलाना सीखता है, और उसके बाद पैरों पर, तो इसको बोलते हैं मस्तको अधोमुखी विकास। आप ऑप्शन नंबर देखें,
ऑप्शन नंबर ए कहता है विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है, ये तो गलत होने वाला है। विकास अंगों से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी अंदर की ओर बढ़ता है, अंगों वाली कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विकास का कोई विशिष्ट दिशाक्रम नहीं होता है, ये भी गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखें एक बार। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो बाल केंद्रित शिक्षण पे मुख्य फोकस किस पर करता है? पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करने पर, बच्चों के अनुभव, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, पारंपरिक जो विधि हैं उनका सख्ती से पालन, या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों के अनुभव, आवाज़ और सक्रिय जो भागीदारी है उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए बालक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखें। ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा जो शिक्षण का तरीका है वो सुझाया गया है? ADHD क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखें। ADHD का मतलब है देखो केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग करना, या लंबे असाइनमेंट देना, किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, या बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। कोई बालक है जो सीखने में सहज महसूस नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेंगे आप? ऑप्शन नंबर डी बहुत सारी तस्वीर और दृश्य संकेतों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि जिन बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, ADHD वाले छात्रों का मतलब है कि जिन बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तो ध्यान केंद्रित के लिए आप लंबे असाइनमेंट दोगे या मौखिक निर्देश दोगे या दृश्य सामग्री के उपयोग से बचेंगे? गलत। दृश्य सामग्री का आपको उपयोग करना है, बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखानी है, 10 संकेत का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर डी 21 का राइट आंसर होगा। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 22 प्रत्यक्ष अधिगम कहा, अनुभवजन्य अधिगम कहा, स्थानापन्न अधिगम या संज्ञानात्मक अधिगम? देखो बंडूरा ने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानापन्न अधिगम। मतलब दूसरों पर देखकर खुद को, दूसरों को देखना है, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके खुद को उस पर लागू करने का जो वो है ऑप्शन नंबर सी स्थानापन्न अधिगम। इस प्रश्न का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। 23 जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? व्यवहारिक और सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक और अनोखी, कलात्मक और सृजनात्मक, या संरचनात्मक और सृजनात्मक? जेम्स ड्रीवर जो बात करता है वो बात करता है ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों की। इस प्रश्न का राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 आप देखें। आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? जब आप आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो फॉर्मूला जब आप देखते हो तो उसमें क्या आता है? वंशानुक्रम मल्टीप्लाई विद वातावरण, मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण का मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर डी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? देखो एनसीईआरटी का जो दस्तावेज है वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना है, अवधारणा को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना है, यह सुनिश्चित करना है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, या केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। देखो एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा नहीं देंगे आप, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, तो एक समान शिक्षण विधियों को आप लागू नहीं कर सकते। अवधारणाओं को रटने पर बिल्कुल, रटने की प्रवृत्ति तो डेवलपमेंट करनी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना ये भी गलत है, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपनी आयु के अनुसार वो सब कुछ सीख पाए और सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी होगा। तो अगर केवल ये सैद्धांतिक है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखें। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपने खूब पढ़ा है वृद्धि क्या है, विकास क्या है। वृद्धि की बात करें तो मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। वृद्धि केवल मानसिक विकास से संबंधित है, विकास परिपक्वता पर रुक जाता है, या वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित है। देखो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि पूर्णतः आपस में दोनों का संबंध है।
विकास परिपक्वता पर, ये तो अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है। वृद्धि केवल मानसिक विकास से संबंधित है, ये भी गलत है। वृद्धि हाँ बिल्कुल मात्रात्मक परिवर्तनों को जो संदर्भित करता है वो तो रेफर करता है, वो तो होता है वृद्धि, और विकास होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 1 26 का राइट आंसर होगा। 27 देखें आप, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता, या ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों में विचारों और व्यवहारों में समानता। आप देखें क्वेश्चन नंबर 27, और 27 का राइट आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की है, तो बताओ ऑप्शन नंबर ए बी। जब आप देखो तो एक ही प्रजाति लोग समानता, जब भिन्नता की बात हो रही तो समानता होगी नहीं। व्यक्तियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता, ये भी नहीं होगी। व्यक्तियों में विचार व्यवहारों में समानता, ये भी नहीं होगी। व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही बात क्या होगी कि व्यक्तियों में एकल और अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं होनी चाहिए, भिन्नताएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 27 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरण संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? आप देखें 28 बायोगोस्की का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, या दोनों सिद्धांत समान रूप से, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी सिद्धांत नहीं। निजी भाषण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है बायोगोस्की का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए 28 का राइट आंसर होगा। 29 कहता है B.F. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। आधारभूत विश्लेषण ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कार्यात्मक विश्लेषण, या सी देखें आप मूलभूत विश्लेषण, या डी देखें भाषा विश्लेषण। देखो अगर हम बात करें आधारभूत विश्लेषण की, तो आधारभूत विश्लेषण ऑप्शन नंबर ए ये तो कैटल ने दिया है। मूलभूत विश्लेषण की बात करें ये भी कैटल ने दिया है। भाषा विश्लेषण या बायोगोस्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी कार्यात्मक विश्लेषण इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि B.F. स्किनर कहता है क्या? B.F. स्किनर कहता है कार्यात्मक विश्लेषण पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? किसी कार्य को कितना समय देना है इसका निर्णय देना, प्रश्न पूछना जैसे क्या है समझ में आ रहा है, प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूर्ण करना, या ऑप्शन नंबर डी कार्य की कठिनाई को अनदेखा करना। देखो निगरानी में मॉनिटरिंग की बात की है, तो मॉनिटरिंग में आप किसको शामिल करोगे? मॉनिटरिंग में आप अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रीट लेवल 2 के साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को लेकर। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।